साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। लोकसभा चुनाव आ गया है। राजनीतिक पार्टियों की रैलियां शुरू हो गई हैं और इन रैलियों में ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार लोग शिरकत कर रहे हैं और नेताओं का भाषण सुन रहे हैं और बड़ी उम्मीद में है कि चुनाव के बाद इन बेरोजगार लोगों का जो समस्या है वो दूर होगी। लेकिन ये अच्छी तरीके से हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा लंबा अनुभव है। हम सभी ये जानते हैं कि ये चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में नेता भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो कुछ कर नहीं पाते और इस देश की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों, जैसी की तैसी बनी रहती है। और चुनाव आता है, हम फिर रैलियों में जाते हैं, लोग लुभावन भाषण सुनते हैं और फिर अपने घरों में आ जाते हैं उम्मीद के साथ। लेकिन चुनाव के बाद वो उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाता है। साथियों, क्या इसी तरह चलेगा हमारा देश? क्या हम इसी तरह रहेंगे? क्या इस देश की समस्या का समाधान नहीं होगा? क्या हमें रोजगार नहीं मिलेगा? क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? क्या हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी? क्या हमें स्वास्थ्य की अच्छी एक व्यवस्था नहीं मिलेगी? क्या इस देश की जो शासन और प्रशासन की व्यवस्था है वो एक अच्छी नहीं हो पाएगी? दरअसल आज हमें ये बात समझना होगा कि ये नेता चाहते ही नहीं कि इस देश की समस्या का समाधान हो। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान 1950 में लिखते हैं और उसमें सभी के साथ न्याय हो, समानता का व्यवहार हो, सभी को जीने का समान अवसर मिले, इस तरीके की व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन आज 71 वर्ष पार हो गए और जो भी सरकार दिल्ली में आई वे 71 वर्षों में न्यूनतम भी संविधान की बातों को इस देश में लागू नहीं कर पाई। आखिर कारण क्या है? 71 वर्ष कम नहीं होता किसी एक देश के लिए, किसी एक समाज के लिए, लेकिन आज भी स्थिति वही गुलामों वाली है हमारी। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो नेता है वो चाहते ही नहीं कि भारत का संविधान को सही तरीके से इस देश में लागू किया जाए। आज इस देश में दो वर्ग बन चुका है, एक शासक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शासक वर्ग में पूंजीपति हैं, नेता हैं और कुछ जातिगत वर्गों के लोग हैं। वे सब मिल करके एक सिंडिकेट बना लिए हैं और हमारे ऊपर हम जो 85% लोग हैं, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं और ये चाहते ही नहीं कि संविधान की लिखी गई बातों को इस देश में लागू किया जाए, ताकि जो हमारा शोषण हो रहा है उस शोषण से हम आजाद हो पाए। यहां तक कि ये शासक वर्ग ये चाहता है कि जो भारत का संविधान है उसे खत्म कर दिया जाए। पिछले 71 वर्षों में इन लोगों ने संविधान को तो लागू ही नहीं किया, लेकिन आज इनकी मानसिकता ऐसी हो गई है और ये चाहते हैं कि संविधान को इस देश से खत्म कर दिया जाए। साथियों, जो हम 85% लोग हैं इस देश में, आज जो हम गुलाम बने हुए हैं, जो शोषित वर्ग बने हुए हैं, हमें आज जागना होगा और भारत के संविधान को बचाना होगा और इस संविधान को लागू कैसे किया जाए इस विषय पर सोचना होगा। दरअसल आज किसी एक नेता और एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि इस देश की समस्याओं को समाधान कर सके। आज हम सभी को मिलकर के इस देश की समस्या का समाधान करना होगा। और वो कैसे होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान लिखा, लेकिन उस संविधान को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। तो आखिर भारत के संविधान को सही तरीके से लागू कैसे किया जाए? इसीलिए हमने एक लोक राज बिल लिखा है। अगर ये लोक राज बिल
लागू हो जाएगा तो एक ऐसी व्यवस्था बनेगी कि जो हम इस देश के 85% जो लोग हैं, जो इस देश के आम नागरिक हैं, जो इस देश के साधारण नागरिक हैं, जो इस देश के सभी लोग मिल करके शासन और प्रशासन की व्यवस्था को चलाएंगे और भारत के संविधान को सभी के लिए, सभी लोग अपने लिए लागू करवाएंगे और सभी के साथ समानता, न्याय की व्यवस्था बरकरार होगी, लागू होगी। तो साथियों, मैं लोक राज बिल के बारे में थोड़ा आप सभी को बताना चाहता हूं। दरअसल लोक राज बिल ये अन्ना हजारे या केजरीवाल वाला लोकपाल बिल नहीं है। ये एक लोक राज बिल अलग से लिखा हुआ एक बिल है। इस लोक राज बिल में हमने ऐसी एक व्यवस्था बनाई है कि जिला स्तर और जिला स्तर के नीचे एक जिले में जितनी भी सरकारी कार्यालय होती है, जैसे थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स इत्यादि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों को जनता खुद चलाए। तो उसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें जो मनमानी चल रहा है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब इन कार्यालयों को जनता कैसे चलाएगी? जैसे मान लीजिए कि एक थाना हो गया। एक थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है कि यह थाना इतनी एरिया में, इतने क्षेत्र में काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि उस थाना के अंदर रहने वाले, उस थाने के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक वोटर लिस्ट होता है। तो थाना का जो उच्च अधिकारी है, वो थाना के एरिया के अंदर रहने वाले लोगों का वोटर लिस्ट लेगा। वोटर लिस्ट लेकर के वो एक लॉटरी करेगा और लॉटरी करके उस वोटर लिस्ट में से उसके थाने में अगर 10 आदमी सरकारी तौर पे काम करते हैं तो 10 लोगों को चयन कर लेगा। वो 10 लोग थाने में 1 साल के लिए नियुक्त होंगे और उन्हें लोक सेवक कहा जाएगा। उनका काम होगा उस थाने में जा करके देखे क्या होता है, सीखे क्या होता है, समझे और सहयोग करे चलाने के लिए, और अगर उसमें कुछ गलती हो रही है तो उस पर भी वो निगरानी रखे। 1 साल तक वो वहां काम करेंगे, उन्हें लोक सेवक कहा जाएगा और ये लॉटरी की प्रक्रिया अगले साल फिर होगी। जो 10 लोग उस थाने में 1 साल के लिए आए, वे 10 फिर समाज में चले आएंगे और नए 10 लोग फिर लॉटरी के जरिए उस थाने में चले आएंगे। इस तरीके से लॉटरी हर साल होगी। जो लोग एक बार 1 साल के लिए उस थाने में आ गए, अगले साल वो दोबारा जब लॉटरी होगी उसमें वो भाग नहीं लेंगे। वो कब भाग लेंगे? जब उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को थाने में एक बार काम करने के लिए मौका नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से उस थाने के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों को ये गारंटी हो गई, ये सुनिश्चित हो गया कि सभी लोगों को बारी बारी से उस थाने में जाकर के 1 वर्ष के लिए काम करने का मौका मिलेगा। इस तरीके से क्या हुआ, उस थाने का जो दरवाजा है, उस थाने का जो काम करने का तरीका है, पूरी जनता के नजर में आ गया। लोग बारी बारी से 1-1 साल के लिए थाने में जा रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उस थाने में निगरानी रख रहे हैं कि आखिर वहां होता क्या है। यही व्यवस्था जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, ब्लॉक, जितने भी हैं, कोर्ट, कचहरी, सभी जगह लागू होगी। सभी कार्यालयों का दरवाजा जो है जनता के लिए खुल जाएगा। लोग बारी बारी से सभी कार्यालयों में जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, सहयोग करेंगे और निगरानी रखेंगे कि उन कार्यालयों में होता क्या है। दरअसल काम करने की जो जिम्मेदारी है सरकारी कार्यालयों में, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हीं के ऊपर होगी। वही काम करेंगे। ये जो लोग 1-1 साल के लिए जा रहे हैं, वे सिर्फ सीखने, समझने, सहयोग करने, निगरानी रखने के लिए जा रहे हैं।
इससे ये होगा कि सारी जो कार्यालय है, जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, उनका दरवाजा जनता के लिए खुल जाएगा। जनता बारी बारी से इन कार्यालयों में जा रही है, देख रही है, सीख रही है, समझ रही है, सहयोग कर रही है, निगरानी रख रही है। तो ये सरकारी कर्मचारी, सरकारी कार्यालय बाध्य हो जाएंगे अच्छा काम करने के लिए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बाध्य हो जाएगा अच्छे तरीके से काम करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। बिजली विभाग बाध्य हो जाएगा अच्छी तरीके से बिजली की सप्लाई देने के लिए। जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी बाध्य हो जाएगा अच्छी तरीके से लोगों को न्याय देने के लिए। जो शिक्षा विभाग है वो भी अच्छी तरीके से काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा, तो हमारे समाज के बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वहां के डॉक्टर अच्छी तरीके से काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यानी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए लोग इन कार्यालयों में भागीदारी करेंगे। यही लोकराज बिल है। अगर इस लोकराज बिल को लागू कर दिया जाता है तो इस देश से बेरोजगारी की समस्या को मिटाया जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या को कैसे मिटाया जा सकता है? अगर हर एक जिले में तकरीबन 20 से 25 कार्यालय, यहां तक कि 50-50 सरकारी कार्यालय है, तो वहां जितने लोग काम कर रहे हैं, हर साल उतने ही लोग उन सभी कार्यालयों में उस जिले से आ जाएंगे। तो लगभग अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं तो 1 लाख लोग और उन कार्यालयों में प्रतिवर्ष आएंगे 1-1 साल के लिए। तो 1 लाख लोगों को 1 साल के लिए रोजगार मिला। अगले साल फिर लॉटरी होगी, ये 1 लाख लोग वापस आ जाएंगे, नए 1 लाख लोग आएंगे। तो इस तरीके से आप समझिए कि अगर मैं एक बेरोजगार हूं, एक जिले में 50 कार्यालय होते हैं, अगर 1-1 साल करके 25-30 कार्यालयों में मुझे काम करने का मौका मिल गया, तो मेरे जीवन काल में रोजगार की संभावनाएं हो गई। और मुझे तनख्वाह कहां से मिलेगा, मुझे वेतन कहां से मिलेगा? मैं ये भारत सरकार को बोल रहा हूं कि भारत सरकार जो मनरेगा का जो स्कीम चला रही है, या फिर अन्य और भी कई स्कीम चला रही है, या फिर इसके लिए एक अलग से फंड बना दिया जाएगा। जो लोग 1 साल के लिए लोक सेवक के तौर पे कार्यालयों में जा रहे हैं, उन्हें एक मुश्त कुछ पैसे प्रति माह दिए जा सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात क्या होगी कि ये जो खास करके जो बेरोजगार जो लोग हैं, वही इस व्यवस्था में 1-1 साल के लिए सरकारी कार्यालयों में जाएंगे। तो इससे एक फायदा तो ये हो रहा है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में भी सहूलियत मिल रही है। दूसरा बात, सरकारी कार्यालयों का दरवाजा सभी के लिए खुल रहा है, तो सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है वो भी समाप्त हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा बात, स्वराज। आज स्वराज का जो मायने है वो बदल गया है। आज जिस तरीके का एक व्यवस्था बन गया है, हम शोषित वर्ग हो गए हैं। जो शोषित वर्ग है, जिसका कि परिवार में ना तो कोई बड़े सरकारी कार्यालयों में काम कर रहा है, चाहे कहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो शोषित वर्ग के तौर पे आज उनके साथ व्यवहार हो रहा है। उनको भी मौका मिलेगा, इस देश के सभी लोगों को मौका मिलेगा कि सरकारी कार्यालय में जाए, देखे, सीखे, समझे, सहयोग करे और निगरानी रखे। तो जो स्वराज के जो मायने हैं वो सही तरीके से आज की परिस्थिति के अनुसार इस देश में लागू होगा। तो साथियों, किसी एक नेता के बस की बात नहीं है। हम सभी को मिलकर के इस देश को बनाना है, इस देश को संवारना है, इस देश को आगे बढ़ाना है और इस देश की समस्या को दूर करना है। नेताओं के लोक लुभावन भाषणों से नहीं, लोकराज बिल को पढ़िए, लोकराज बिल को समझिए। लोकराज बिल के जरिए सभी लोग मिलकर के इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और इस देश की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आने वाले चुनाव में इस लोकराज बिल के समर्थन में आप सभी के घरों में, आप सभी के सामने मैं आ रहा हूं और आप सभी से उम्मीद कर रहा हूं
कि आप सभी मेरा समर्थन करें ताकि मैं जहां तक सकूं इस देश की समस्या को दूर करने में अपना योगदान कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद।